वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसीजर और वर्किंग को डिस्कस करेंगे एंड वीडियो के लास्ट में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस और प्रॉब्लम आपके नेट या सेट में पूछ लिए जाते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आप जरूर देखिए। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसको हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के इंस्ट्रूमेंटेशन का एक बेसिक सा सेटअप दिखा रखा है। यहाँ पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो डिपेंड करते हैं रिसर्चर के ऊपर, यूज के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर, लेकिन ये बेसिक सेटअप है जिसमें रिजर्वियर है जिसके अंदर हम अपने बफर सॉल्यूशन को रखते हैं। ठीक है, अगर हमने थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट अपने बफर सॉल्यूशन को चेंज करना है, हमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के बफर सॉल्यूशंस काम में लेने, तो हमारे रिजर्वियर जो है 1, 2, 3 या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। रिजर्वियर के साथ में हम पंप को जोड़ देते हैं। पंप का जो मेनली काम होता है, ये कांस्टेंट फ्लो रेट में इल्यूशन बफर को कॉलम में एंटर करता है। पंप के थ्रू प्रेशर जो है कॉलम में पास होने वाले इल्यूशन बफर का प्रेशर कांस्टेंट बना रहता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, तो पंप का मेन काम होता है कांस्टेंट फ्लो रेट पर इल्यूशन बफर को कॉलम में पास करना। पंप के साथ में सैंपल इंजेक्टर जुड़ा होता है, ये सैंपल इंजेक्टर है। सैंपल को हम डायरेक्टली भी कॉलम में लोड कर सकते हैं या फिर पंप के साथ में हम सैंपल इंजेक्टर को जोड़ देते हैं। हमारा जो इंजेक्टर होता है उसमें वॉल्व होता है जिससे क्या होता है कि एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में सैंपल कॉलम में लोड होता है। इंजेक्टर के थ्रू जो सैंपल लोड होता है वो 0.1 ml से लेकर 100 ml तक के सैंपल को हम इंजेक्टर के थ्रू कॉलम में एक कांस्टेंट प्रेशर पर हम अपने कॉलम में लोड कर सकते हैं। प्रेशर जो यहाँ पर रखा जाता है वो मेनली 4000 psi होता है। इस कांस्टेंट प्रेशर पर हमारा इल्यूशन बफर सैंपल के साथ में होता हुआ कॉलम में एंटर करता है। ये कॉलम है। यहाँ पर जो हम कॉलम काम में लेते हैं वो मेनली स्टेनलेस स्टील का हम कॉलम काम में लेते हैं जो कि हाई प्रेशर को टॉलरेट कर सके, हाई प्रेशर पर हमारा कॉलम डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, हम इनर प्लास्टिक और ग्लास का कॉलम भी काम में ले सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर। इसके साथ ही जो कॉलम की लेंथ होती है वो भी वेरी करती है। कॉलम की लेंथ यहाँ पर जो काम में ली जाती है वो 3 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो डायमीटर है, कॉलम का जो डायमीटर है वो भी वेरी कर सकता है। डायमीटर जो हम लेते हैं वो 2 मिलीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक डायमीटर हो सकता है। डिपेंड करता है हमारे पर्पस के ऊपर, हमारे पास में कितना सैंपल है। ठीक है, कितने प्रेशर के साथ में हम अपने बफर को सैंपल के साथ में लोड कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा हम कौन सा कॉलम काम में लेंगे। ठीक है, कॉलम के साथ में हम सप्रेसर को ऐड कर देते हैं। ये सप्रेसर है। सप्रेसर का जो मेनली फंक्शन होता है, हम जो केमिकल्स यूज में ले रहे हैं अपने सैंपल के इल्यूशन के लिए, जो हम इल्यूशन के लिए काम में ले रहे हैं उसकी कंडक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए सप्रेसर काम में लिया जाता है। ठीक है, कॉलम से निकलने वाला जो हमारा इल्यूशन बफर है वो इस सप्रेसर से जब पास आउट होगा तो क्या होगा कि इल्यूशन की कंडक्टिविटी को ये रिड्यूस कर देगा। ठीक है, जिससे कि जब ये डिटेक्टर में से पास होगा हमारा इल्यूशन बफर, तो डिटेक्टर जो है हमारे एनालाइट्स को और अच्छे से, उसके चार्जेस को अच्छे से डिटेक्ट कर सके। एंड इसके साथ में यहाँ पर डेटा सिस्टम और कंप्यूटर स्क्रीन को हम जोड़ देते हैं जहाँ पर एनालिसिस होता है, हमारे एनालाइट की पीक्स को हम देखते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के लिए काम में लिया जाने वाला सेटअप है जिसमें रिजर्वियर है, पंप है, सैंपल इंजेक्टर है, कॉलम हम काम में ले रहे हैं, सप्रेसर काम में ले रहे हैं, डेटा सिस्टम है हमारे पास में, डिटेक्टर है। तो इस तरह से हम बेसिक सेटअप करके रखते हैं।
ठीक है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है इसको हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम रिवाइज कर लेते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम आयंस और पोलर मॉलिक्यूल्स और चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर हम चार्ज इम्पार्ट कर सकते हैं उनका सेपरेशन करते हैं। यहाँ पर जो सेपरेशन होता है, सेपरेशन इज मेनली बेस्ड ऑन आयनिक इंटरेक्शन, इज मेनली बेस्ड ऑन आयनिक इंटरेक्शन। बच्चों आपको पता है कि आयनिक इंटरेक्शन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस और मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। ठीक है, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस और मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जब एक दूसरे के पास में आते हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये काम करता है। ठीक है, सेम चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन होता है, सेम चार्ज के बीच में रिपल्शन होगा। ठीक है, आयनिक इंटरैक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, जो हमारी स्टेशनरी फेज होती है ये हमारी चार्ज्ड रेजिन बीड्स होती है। हम चार्ज्ड रेजिन बीड्स को काम में लेते हैं। रेजिन बीड्स वैसे तो बाय नेचर इनर्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम कोवैलेंटली इनके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप को जोड़ देते हैं तो ये रेजिन बीड्स के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है या नेगेटिवली चार्ज्ड बीड्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज होती है इसको हम आयन एक्सचेंजर कहते हैं, क्योंकि ये आयंस का एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे चार्ज्ड बीड्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज्ड बीड्स, अब आयनिक इंटरेक्शन या अट्रैक्शन फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए किसको इंटरैक्ट करेंगे, ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज बीड्स होते हैं इनको हम एनायन एक्सचेंजर कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, नाम है एनायन एक्सचेंजर, क्योंकि ये एक्सचेंज करेंगे एनायंस को। जस्ट सपोज ये हमारा बीड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब ये पॉजिटिव चार्ज इंटरैक्ट करेंगे नेगेटिव चार्ज के साथ में, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स को हम एनायन कहते हैं। तो चूंकि ये एनायन को एक्सचेंज करेंगे इसलिए पॉजिटिवली चार्ज्ड रेजिन बीड्स एनायन एक्सचेंजर कहलाते हैं। इसी तरह ऐसे रेजिन बीड्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज बीड्स, जस्ट सपोज ये हमारे नेगेटिव चार्ज बीड्स है, नेगेटिव चार्ज बीड्स अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव आयंस को, मीन्स कैटायंस को अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैटायंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स ये कैटायंस को एक्सचेंज करेंगे, तो इनको हम कैटायन एक्सचेंजर कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल बेसिक कंसेप्ट है, प्रिंसिपल का एक पार्ट है जो कि आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है। एनायन एक्सचेंजर में जो चार्ज प्रेजेंट होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड कैटायन एक्सचेंजर में रेजिन बीड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैटायन एक्सचेंजर कैटायन को एक्सचेंज करते हैं एंड एनायन एक्सचेंजर एनायंस को एक्सचेंज करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर एक कॉलम दिखा रखा है जिसमें हमने नेगेटिव चार्ज्ड रेजिन बीड्स को फिल किया हुआ है। नेगेटिव चार्ज है इनके ऊपर, इसका मतलब ये कैटायन एक्सचेंजर है। ठीक है, ये हमारा सैंपल मिक्सचर है। जैसे सपोज ये कोई प्रोटीन मिक्सचर हो सकता है जिसमें न्यूट्रल हमारे पास में मॉलिक्यूल्स भी है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स भी हैं एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स भी यहाँ पर मिक्सचर में प्रेजेंट है। ठीक है, और हमको ये वाला प्रोटीन जो है जिसके ऊपर +2 चार्ज है, प्रोटीन
इसके ऊपर +2 चार्ज है, ये हमारा एनालाइट है। बच्चों एनालाइट हमारा वो कंपोनेंट होता है, वो मॉलिक्यूल होता है जिसको हमने आइसोलेट करके प्यूरिफाई फॉर्म में ऑब्टेन करना है, जिसका हमने फर्दर एनालिसिस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इस प्रोटीन को सेपरेट करना है। तो हमारा प्रोसीजर क्या होता है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में ये 2 स्टेप प्रोसीजर होता है। फर्स्ट स्टेप में हम रिटेंशन करते हैं, रिटेंशन ऑफ एनालाइट इनसाइड दी कॉलम। ठीक है, कॉलम के अंदर हम अपने एनालाइट को रिटेन करके रखते हैं। एंड रिटेंशन के लिए हम अपोजिटली चार्ज्ड अपने बीट्स को काम में लेते हैं। हमारा जो प्रोटीन है एनालाइट है, उसके ऊपर +2 चार्ज है, तो यहाँ पर जो हमने बीट्स काम में लिए वहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब हम बफर को ऐड करेंगे। ठीक है, सैंपल हमने लोड किया, इल्यूशन के लिए बफर को हमने इसमें इंसर्ट किया, बफर ऐड किया, इल्यूशन होगा तो क्या होगा, जो हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स है, ठीक है, ये रेजिन बीट्स के नेगेटिव चार्ज के साथ में रिपल्शन करेंगे और ये फास्टली इल्यूट आउट हो जाएंगे। इसी तरह हमारे जो न्यूट्रल चार्ज वाले प्रोटीन है, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये भी इल्यूट आउट हो जाएंगे। तो फर्स्टली कौन से प्रोटीन हमारे यहाँ पर इल्यूट आउट हो गए, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड एंड देन न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब ये जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन थे, इसको हमने कॉलम में रिटेन करके रख लिया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इल्यूशन करते हैं एनालाइट का। ठीक है, इल्यूशन ऑफ एनालाइट, इसको हमने कॉलम में तो रिटेन करके नहीं रखना। ठीक है, इसको हमने बाहर तो निकालना है ना कॉलम से। तो यहाँ पर हम ऐसा बफर सॉल्यूशन अब ऐड करेंगे जिसकी आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। ठीक है, सो वी ऐड मोर आयनिक स्ट्रेंथ बफर सॉल्यूशन। जस्ट सपोज यहाँ पर जो हमने बफर सॉल्यूशन ऐड किया, उसके पास में X+3 है। तो आपको पता है कि जिसके पास में +1 चार्ज होगा, उसके कंपैरिजन में +2 वाला जो अपना आयन होता है, उसके आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, एंड +2 से +3 की आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो ये जो +3 है, ये पहले +1 जिसके ऊपर चार्ज है, उन प्रोटीन्स को बाहर निकालेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल के बाद में कौन से मॉलिक्यूल्स हमारे बाहर इल्यूट आउट हुए, जो वीक स्ट्रेंथ वाले हैं। ठीक है, वीकर स्ट्रेंथ मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बफर है उसकी कंसंट्रेशन को हम और इंक्रीज कर देंगे। जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो ये +2 वाला प्रोटीन था, हमारा एनालाइट था, वो भी बाहर इल्यूट आउट हो जाएगा। और इसकी जगह में अब रेजिन बीड्स के साथ में हमारा जो बफर के साथ में X+3 आ रहा है, वो अपना बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारे केटायन एक्सचेंजर थे, इन्होंने एक्सचेंज कर दिया किसको, केटायन को। तो वीक स्ट्रेंथ मॉलिक्यूल यहाँ पर इल्यूट आउट हो गए। देन प्रोटीन जिसके ऊपर +2 चार्ज था, वो भी इल्यूट आउट हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर क्या रहा, सबसे पहले नेगेटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रल, ये केटायन एक्सचेंजर की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, ध्यान में रखना। देन वीक स्ट्रेंथ वाले मॉलिक्यूल, देन स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ मॉलिक्यूल। ठीक है, सो केटायन एक्सचेंजर के लिए अगर हम देखें तो ये ऑर्डर होता है। अगर यहाँ पर हमारा कॉलम में हमने पॉजिटिवली चार्ज्ड बीट्स लिए होते हैं, जिनको हम एनायन एक्सचेंजर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एनायंस को अट्रैक्ट करते हैं, एनायंस के साथ में ये अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा इंटरेक्ट करके आयनिक इंटरेक्शन करते हैं एंड बॉन्ड्स बनाते हैं। तो ये एनायंस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इसको हम एनायन एक्सचेंजर कहते हैं। इस केस में इल्यूशन का ऑर्डर क्या हो जाता, सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। बेटा ये छोटी छोटी बातें बच्चों, जिनके ऊपर आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, देन न्यूट्रल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, देन वीकर स्ट्रेंथ मॉलिक्यूल, ठीक है, जिनके ऊपर वीकर नेगेटिव चार्ज है, एंड देन स्ट्रॉन्गर।
क्लियर हो गया? अब हम इसका देखते हैं प्रोसीजर क्या होता है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इट इज अ फॉर्म ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो हमने स्टेप्स पढ़े थे वो सभी स्टेप्स यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप है सैंपल प्रिपरेशन का। सैंपल को हम अपनी मोबाइल फेस के साथ में डिज़ोल्व करके, जो हमारा बफर होता है मेनली हम उसी में डिज़ोल्व करते हैं एंड अपने सैंपल को कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। सैंपल को जब भी बच्चों आप तैयार करें तो ध्यान में रखना होता है कि जो हमारा सैंपल है वो पर्टिकुलेटेड नहीं होना चाहिए, मीन्स उसमें पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होंगे उससे हमारा कॉलम चौक हो सकता है। एंड इसी के साथ में हमारा जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने सैंपल को तैयार कर लेना है। देन हम कॉलम को तैयार करते हैं। कॉलम को तैयार करने के लिए चॉइस ऑफ कॉलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। कॉलम हमें कैसा सेलेक्ट करना चाहिए, जो कि हाई प्रेशर, हमने अभी देखा था हम नियर अबाउट 4000 प्रेशर अप्लाई करते हैं एंड कांस्टेंट फ्लो में अपनी इल्यूशन बफर को कॉलम में हम पास करते हैं। तो कॉलम हमारा ऐसा होना चाहिए जो प्रेशर को टॉलरेट कर सके। इसके लिए मेनली हम स्टेनलेस स्टील का कॉलम काम में लेते हैं एंड कॉलम की लेंथ भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है एंड कॉलम का डायमीटर भी हमने देखा था 2 mm से लेकर हम 5 सेंटीमीटर तक के डायमीटर को हम कॉलम के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। 2 मिलीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक का डायमीटर होना चाहिए एंड कॉलम की लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है। डिपेंड करता है हमारे सैंपल के ऊपर, हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड इसके साथ ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है सिलेक्शन ऑफ रेजिन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, सिलेक्शन ऑफ रेजिन बीड्स, ठीक है। रेजिन बीड्स को सेलेक्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, जैसे कि फर्स्ट है चार्ज प्रेजेंट ऑन एनालाइट। एनालाइट के ऊपर क्या चार्ज है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। रेजिन बीड्स should have opposite charge to analyte। एनालाइट के अपोजिट चार्ज वाले रेजिन बीड्स हमको काम में लेने चाहिए, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर कैपेसिटी को देखना होता है। कैपेसिटी ऑफ आयन एक्सचेंजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयन एक्सचेंजर की कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी to exchange the counter ions by exchanger, ठीक है। एक्सचेंजर द्वारा जो आयंस एक्सचेंज किए जाते हैं तो उसकी एबिलिटी को हम एक्सचेंजर की कैपेसिटी कहते हैं। जस्ट सपोज ये हमारा कोई रेजिन बीड है, ठीक है। रेजिन बीड्स में क्या होते हैं? क्रॉस लिंकिंग होती है, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है आयन एक्सचेंजर की कैपेसिटी। यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा हम इसके साथ में फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर सकते हैं। जस्ट सपोज यहाँ पर 7 इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पर 7 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसका मतलब है इस रेजिन बीड्स की जो कैपेसिटी है वो 7 है। ये 7 आयंस को एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। इट कैन एबल टू एक्सचेंज 7 आयंस, ठीक है। 7 आयंस को एक्सचेंज कर सकता है।
सो हम कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ एक्सचेंजर डिपेंड्स ऑन क्रॉस लिंकिंग। जितनी ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होगी ना उतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है, ठीक है, क्योंकि उतने ज़्यादा हम फंक्शनल ग्रुप बीट्स के साथ में या रेजिंग के साथ में जोड़ सकते हैं, मैट्रिक्स के साथ में अटैच कर सकते हैं। सो आपको ध्यान में रखना है कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉस लिंकिंग। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपने नोट कर लेने, साथ के साथ में इनके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो पैरामीटर आपको ध्यान में रखना है रेजिन बीट्स के सिलेक्शन में वो है साइज ऑफ एनालाइट। एनालाइट का साइज क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जिसके बेसिस पर हम अपने रेजिन बीट्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमारे एनालाइट स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल हैं, इफ एनालाइट्स स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स, जस्ट सपोज हमारे को अमीनो एसिड्स को सेपरेट करना है, ठीक है, हमारे अमीनो एसिड्स हैं या फिर लिपिड्स मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, या फिर मोनोसैकेराइड्स शुगर्स हैं, मोनोसैकेराइड्स शुगर्स हैं, हमने इनको सेपरेट करना है, स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है, तो इसके लिए हम हाई क्रॉस लिंकिंग वाले रेजिन बीट्स काम में लेंगे, ठीक है। हाई क्रॉस लिंकिंग रेजिन बीट्स, इसको हम काम में लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, पोर साइज रिड्यूस हो जाएगा, पोर साइज छोटा हो जाएगा। अगर क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, तो क्या होगा, बीट्स में मैट्रिक्स में पोर साइज कम हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे मॉलिक्यूल्स, इफ मॉलिक्यूल्स और एनालाइट्स ये लार्ज साइज्ड है, लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स को हमने सेपरेट करना है, जैसे कि एग्जांपल हमने ले लिया प्रोटीन्स हैं, ठीक है, या कोई मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं जिनका साइज बड़ा है, ठीक है, डीएनए है, मीन्स न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है, जिनका साइज बड़ा होता है, तो हम कम क्रॉस लिंकिंग वाले रेजिन बीट्स काम में लेते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। देन वी यूज लेस क्रॉस लिंकिंग बीट्स। तो बीट्स के सिलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया एनालाइट्स का साइज, ठीक है। और इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि एनालाइट के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसके अपोजिट चार्ज बीट्स हम काम में लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कई ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, लाइक प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, है ना, जो कि एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो वेरी कर जाता है पीएच पर, चार्ज वेरी एज पर दी पीएच। तो इस कंडीशन में हमारे को कौन से चार्ज वाले रेजिन बीट्स काम में लेने। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स मैं बच्चों आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। जो प्रोटीन्स होते हैं ना, हमारे प्रोटीन्स के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है, चार्ज जो प्रोटीन के ऊपर पाया जाता है वो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के कारण होता है, ठीक है। मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के कारण प्रोटीन्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर चार्ज पीएच पर वेरी कर जाता है, ठीक है। सो चार्ज वेरी एज पर दी पीएच। तो अब यहाँ पर जो रेजिन बीट्स हमारे को काम में लेने हैं वो हमें देखना पड़ेगा कि जो प्रोटीन है वो किस पीएच पर स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी
ऑफ प्रोटीन, इसको हमने देखना है। एट विच पीएच, किस पीएच पर हमारा जो प्रोटीन है वो स्टेबल है, एक तो ये चेक करना होता है, और दूसरी हमारे को पीआई वैल्यू देखनी होती है, पीआई वैल्यू ऑफ प्रोटीन, इसको हमें देखना होता है। ठीक है, अब पीआई वैल्यू क्या होती है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिस पीएच पर प्रोटीन पर न्यूट्रल चार्ज होता है उसे हम पीआई वैल्यू कहते हैं उसकी। ठीक है, सो पीआई वैल्यू मीन्स एट विच पीएच प्रोटीन और एनी बायोमोलिक्यूल, और एनी बायोमोलिक्यूल, यहां पर हम एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स की बेसिकली बात कर रहे हैं, एज न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, जिस पर जीरो चार्ज आ जाता है उस पीएच को हम उस प्रोटीन की पीआई वैल्यू कहते हैं। तो प्रोटीन के केसेस में हमें कैसे रेजिन बीट्स काम में लेने हैं ये डिपेंड करेगा प्रोटीन किस पीएच पर स्टेबल है। आपको स्टेबिलिटी देखनी है, प्रोटीन की स्टेबिलिटी देखनी है, वो किस पीएच पर स्टेबल है, और दूसरा उसकी पीआई वैल्यू को देखना है। ठीक है, इसको बच्चों आप एक एग्जांपल से समझिए। जस्ट सपोज हमारे पास में कोई प्रोटीन है, प्रोटीन एक्स है। ठीक है, एंड ये जो प्रोटीन एक्स है इसकी स्टेबिलिटी 7 to 10 pH की रेंज में है। इट मीन्स ये प्रोटीन 7 से लेकर 10 pH की रेंज में स्टेबल होता है। ठीक है, एंड इसकी पीआई वैल्यू 7 है। ठीक है, इसका मतलब है कि 7 pH पर, pH 7 पर प्रोटीन एक्स के ऊपर न्यूट्रल चार्ज है, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? अब प्रोटीन्स के लिए आपको याद रखना है कि अगर हम किसी प्रोटीन सॉल्यूशन की पीएच को 1 से बढ़ाते हैं, ठीक है, इफ वी इंक्रीज पीएच बाय 1, अगर हम पीएच को 1 से बढ़ाते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव चार्ज विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 1। ठीक है, अगर हमने पीएच 1 से बढ़ाया, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज 1 से बढ़ जाएगा। या फिर इस चीज को हम ये भी कह सकते हैं, इफ वी इंक्रीज पीएच बाय 1 then positive charge of protein will decrease by 1। ठीक है, अगर हमने pH को 1 से बढ़ाया तो नेगेटिव चार्ज जो कि प्रोटीन पर प्रेजेंट है वो 1 से बढ़ जाएगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, नेगेटिव चार्ज 1 से बढ़ जाएगा। अगर हमने पीएच को 1 से बढ़ाया तो पॉजिटिव चार्ज 1 से घट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारे पास में है प्रोटीन एक्स जो कि स्टेबल है पीएच 7 से लेकर 10 की रेंज में, और इसकी पीआई वैल्यू है 7। इसका मतलब है पीएच 7 पर इसके ऊपर चार्ज कितना है? ठीक है, ऑन पीएच 7 इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल चार्ज है, मीन्स जीरो चार्ज है। अब मैं पीएच बढ़ा देती हूँ। ठीक है, मैंने पीएच 7 से बढ़ाकर मैंने पीएच को कर दिया 8। पीएच हमने 1 से बढ़ा दी, हम क्या कह रहे हैं? नेगेटिव चार्ज 1 से बढ़ जाएगा अगर हम पीएच बढ़ाते, तो मीन्स पीएच 8 पर प्रोटीन एक्स पर कितना चार्ज आ जाएगा? -1 चार्ज।
ठीक है। अगर मैं pH को और बढ़ा देती हूँ, pH 8 से मैंने बढ़ाकर कर दी pH 9 कर दिया, देन नेगेटिव चार्ज 1 से और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अब नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा प्रोटीन X पर, वो हो जाएगा -2। आई होप स्टूडेंट्स आप इस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि ये चीज आपके, ये जो कंसेप्ट है ना, आपके आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आएगा। ठीक है। इफ वी इंक्रीज pH बाय 1 ऑफ एनी एम्फोटेरिक सॉल्यूशंस और फॉर प्रोटीन, देन नेगेटिव चार्ज विल आल्सो इंक्रीज बाय 1। और हम ये भी कह सकते हैं, इफ वी इंक्रीज pH बाय 1, देन द पॉजिटिव चार्ज और प्रोटीन और एम्फोटेरिक सॉल्यूशन विल डिक्रीज बाय 1। अब सपोज प्रोटीन X पर, ठीक है, pH 7 पर, अब यहाँ पर हमने pH 7 एम्फोटेरिक वैल्यू नहीं दे रही, मैं सपोज चलो हम कोई और प्रोटीन ले लेते हैं, कोई प्रोटीन Y है, ठीक है, इसका pH 8 पर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, +3 चार्ज है। कितने pH पर दे रखा है, pH 8 पर +3 चार्ज है। ठीक है। हमने pH इंक्रीज किया, हम pH ले आए इसकी 9 पर। ठीक है। pH 1 से बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज 1 से घट जाता है, तो pH 9 पर इस प्रोटीन Y का चार्ज कितना हो जाएगा, +2। pH बढ़ाकर मैंने कर दी 10। ठीक है। तो प्रोटीन Y पर अब चार्ज हो जाएगा +1। pH बढ़ाकर मैंने कर दी 11, तो अब इस प्रोटीन Y पर चार्ज हो जाएगा 0। क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि इस प्रोटीन Y का pH 11 पर, प्रोटीन Y के लिए pH 11 पर चार्ज हो जाता है 0। इसका मतलब इसकी पीआई वैल्यू क्या है, ठीक है, इस प्रोटीन Y के लिए पीआई वैल्यू हो गई 11। क्लियर है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या पीआई वैल्यू क्या होती है, वो पीएच जिस पर किसी प्रोटीन पर, किसी एम्फोटेरिक सॉल्यूशन पर 0 चार्ज हो जाता है, उसे हम आईपी वैल्यू कहते हैं। ठीक है। तो आईपी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें किसी प्रोटीन पर किसी पर्टिकुलर पीएच पर चार्ज पता है ना, तो हम पीएच को बढ़ाकर हम आसानी से देख सकते हैं उसके ऊपर किस पीएच पर न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इससे एक ही कंक्लूजन निकलता है जो कि आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्या याद रखना है, अगर किसी प्रोटीन सॉल्यूशन के लिए, किसी एम्फोटेरिक सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू उसकी पीआई वैल्यू से कम है, ठीक है, पीएच वैल्यू इज लेस देन पीआई वैल्यू, तो ऐसे सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर किसी सॉल्यूशन में, किसी प्रोटीन में पीएच वैल्यू उसकी पीआई वैल्यू से ज़्यादा होती है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। किसी प्रोटीन सॉल्यूशन के लिए पीएच एंड पीआई वैल्यू इक्वल होती है, तो उसके ऊपर न्यूट्रल 0 चार्ज होता है। ठीक है। एक ये चीज हो गई, इसको आपने ध्यान में रखना है, अच्छे से इन पॉइंट्स को समझ लेना है, क्योंकि इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके नेट में, सेट में इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। तो इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम प्रोटीन्स के लिए रेजिन बीड्स को सेलेक्ट करते हैं कि वो किस पीएच पर स्टेबल है एंड उसकी पीआई वैल्यू क्या है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको प्रोटीन पीएच पीआई के लिए ध्यान में रखने हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आप याद रखिएगा कि ऐसे प्रोटीन्स जिनकी पीआई वैल्यू कम होती है, ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स जिनकी पीआई वैल्यू कम होती है, उन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। ऐसे प्रोटीन्स जिनकी पीआई वैल्यू ज़्यादा होती है,
उन पर नेगेटिव चार्ज कम होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स जिनकी पीआई वैल्यू कम होती है उन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा। ऐसे प्रोटीन्स और एम्फोटेरिक सॉल्यूशंस जिनकी पीआई वैल्यू ज़्यादा होती है उन पर नेगेटिव चार्ज उनके लिए कम होता है, या फिर उनके लिए पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, उससे आप समझिए इस चीज़ को। जस्ट सपोज हमारे पास में एक प्रोटीन है X, एक प्रोटीन है A, एक प्रोटीन है B, एक प्रोटीन है C। ठीक है, ये प्रोटीन्स हैं और हमारे को दे रखा है कि ये जो हमारा प्रोटीन X है, ठीक है, गिवन है हमारे पास में प्रोटीन X, ये स्टेबल है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो pH 7 to 10 की रेंज में है। ठीक है बच्चों, इसी टाइप्स के ना आपसे प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी, क्वेश्चंस आएंगे आगे, मैं क्वेश्चंस और सॉल्व करवाऊंगी आपको। ठीक है, तो pH स्टेबिलिटी इसकी क्या दे रखी, 7 to 10 की रेंज में दे रखी है यहाँ पर। एंड प्रोटीन X पर जो हमारे को चार्ज दे रखा है +3 चार्ज दे रखा है। प्रोटीन A के ऊपर हमारे को चार्ज दे रखा है -1। प्रोटीन B के ऊपर हमारे को चार्ज दे रखा है 0। प्रोटीन C के ऊपर हमारे को चार्ज दे रखा है +1। ठीक है, और हमको जो हमारा बता रखा है कि हमारा जो एनालाइट है और एनालाइट इज प्रोटीन X, हमको प्रोटीन X को इस मिक्सचर में से सेपरेट करना है। ठीक है, और हमको इल्यूशन ऑर्डर बताना है। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो, है ना, आपने कंसेप्ट को समझ लिया है। हमारे एनालाइट के ऊपर +3 चार्ज है, स्टेबिलिटी pH रेंज दे रखी है 7 से लेकर 10 तक हमको दे रखी है। ठीक है, सारे डेटाज हमारे पास में गिवन है और हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर हम कैटायन एक्सचेंजर को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे एनालाइट के ऊपर +3 चार्ज हमारे को गिवन है। ठीक है, हम कैटायन एक्सचेंजर यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर जो इल्यूशन होगा, सबसे पहले प्रोटीन A का इल्यूशन होगा, देन प्रोटीन B का इल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है एंड B के ऊपर न्यूट्रल चार्ज है। इसके बाद प्रोटीन C का इल्यूशन होगा एंड उसके बाद प्रोटीन X का इल्यूशन होगा। ठीक है, अगर हमसे बफर सॉल्यूशन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, हमें किस pH पर प्रोटीन X का इल्यूशन होगा ये हमसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर बच्चों देखिए A एंड B का इल्यूशन हम बफर सॉल्यूशन अपना pH 7 से लेकर 10 तक की रेंज का जो कोई भी यूज़ करेंगे pH 7 पर भी, तो ये इल्यूट आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 एंड B के ऊपर न्यूट्रल चार्ज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे को +3 एंड +1 इन प्रोटीन्स को बाहर निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, अपने बफर सॉल्यूशन की हम pH को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, pH 7 पर कितना दे रखा है, +3 चार्ज। अब हम pH 8 करेंगे, तो pH 8 करते ही हमने 1 से pH बढ़ाया, तो 1 से पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो प्रोटीन X पर कितना चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा। एंड जो ये C प्रोटीन है इस पर 0 चार्ज हो जाएगा जैसे ही हमने pH 8 किया। तो अगर हमसे पूछा जाए प्रोटीन C किस pH पर इल्यूट आउट होता है, तो प्रोटीन C जो है वो pH 8 पर इल्यूट आउट हो गया। आसानी से हमने बता दिया। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कह रही थी उस कंसेप्ट को आप pH pI के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना। अब प्रोटीन X किस pH पर इल्यूट आउट होगा, अब हम अगेन बफर सॉल्यूशन की pH को बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने pH 8 से बढ़ाकर हमने pH कर दी 9। 1 से pH बढ़ाएंगे, पॉजिटिव चार्ज 1 से कम होगा, तो X की pH 9 पर पॉजिटिव चार्ज हो गया +1। अब हम और pH बढ़ा देंगे,
पीएच हमने बढ़ाकर 10 कर दी, तो इस प्रोटीन एक्स पर अब न्यूट्रल चार्ज 0 हो गया। न्यूट्रल चार्ज 0 होते ही ये जो हमारा प्रोटीन एक्स था अब ये बीट से अलग हो गया, ठीक है, एंड ये आसानी से प्रोटीन एक्स इल्यूट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने कैलकुलेट कर दिया कि pH 10 पर प्रोटीन एक्स का इल्यूशन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपने समझने, अगर आपने कंसेप्ट आ गया ना ये PHPI का, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। तो रेजिन का सिलेक्शन डिपेंड करता है। प्रोटीन्स के केस में अगर हम बात करें तो पीएच के किस पीएच रेंज पर स्टेबिलिटी है प्रोटीन की, एंड प्रोटीन का पीआई कितना है उसके बेसिस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो प्रोसीजर में हमारा स्टेप होता है सैंपल लोडिंग का। सैंपल को हम डायरेक्ट भी लोड कर सकते हैं, और जैसे अभी हमने इंस्ट्रूमेंटेशन में देखा, हम सैंपल इंजेक्टर के द्वारा भी अपने सैंपल को लोड कर सकते हैं। सैंपल को लोड करने के बाद में नेक्स्ट है इल्यूशन कराएंगे। तो बफर कौन सा काम में लेना है हमने, चॉइस ऑफ बफर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इल्यूशन बफर जो है वो आयन एक्सचेंजर पर सेम चार्ज का होना चाहिए। मीन्स जैसे कैटायनिक बफर कब यूज़ करेंगे, जब एनायनिक एक्सचेंजर पर हम काम कर रहे हैं। एनायनिक बफर हम कब यूज़ करेंगे, अगर हम कैटायनिक एक्सचेंजर पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बफर की पीएच बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इल्यूशन के लिए। अभी इसको आपने देखा कि किस तरह से पीएच चेंज करने पर हम अपने एनालाइट का इल्यूशन करा देते हैं। तो बफर सॉल्यूशन की पीएच जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर को इंटरप्ट ना करे, और साथ ही एनालाइट एंड एक्सचेंजर के बीच में जो इंटरेक्शन है, ठीक है, इसको अफेक्ट ना करे, इस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। मोस्टली आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो हम बफर सॉल्यूशन काम में लेते हैं वो ट्रिस बफर, pyridine बफर, एसीटेट बफर, सिट्रेट एंड फॉस्फेट बफर्स को हम वाइडली यूज में लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है कलेक्शन एंड एनालिसिस करने का। एनालिसिस करने के लिए हम डिटेक्टर को काम में लेते हैं, जिसको सीधा हम डेटा सिस्टम से और कंप्यूटर से अटैच कर देते हैं। इसको हम ऑलरेडी बच्चों डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में। आप सभी वीडियोस को ज़रूर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्रोमेटोग्राफी के ऊपर, आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इंस्ट्रूमेंटेशन को पढ़ा, हमने प्रोसीजर को पढ़ा है, एंड सैंपल कैसे तैयार करना है, किस तरह से अपने रेजिन को सेलेक्ट करना है, पीएच एंड पीआई वैल्यू किस तरह से रेजिन के सिलेक्शन में इम्पॉर्टेंट होती हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स भी हमने पढ़े हैं, जिसके बेसिस पर हम आसानी से अपने क्वेश्चंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। अब हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमको एक प्रॉब्लम दे रखा है, अ मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स lysine, alanine and aspartic acid is subjected to cation exchange chromatography at pH 3. Predict the order of elution of the 3 amino acids. मीन्स यहाँ पर हमको 3 अमीनो एसिड्स दे रखे हैं, लाइसिन, एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड, और हमको बता रखा है कि हमने केटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और pH 3 पर हमने बफर सॉल्यूशन जब काम में लिया तो हमारे को ऑर्डर ऑफ इल्यूशन बताना है इन तीनों अमीनो एसिड्स के लिए, लाइसिन, एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड। अब हमारी एक कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रहे हैं हम, ठीक है। इसका मतलब जो कॉलम तैयार करेंगे हम, कॉलम में कौन से रेजिन बीट्स काम में लिए जाएंगे। प्रिंसिपल क्या कहता है, हमने जो अभी पढ़ा, कैटायन एक्सचेंजर मीन्स जिनके लिए जो बीट्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारे बीट्स हैं नेगेटिव चार्ज्ड। अमीनो एसिड्स हमको दे रखे हैं, लाइसिन, एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड।
जो लाइसिन अमीनो एसिड होता है, यहाँ मैं बच्चों आपको बता दूं कि जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं, कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, तो उनका ना आप पीएच पर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, पीएच 7 पर, या उनके लिए पीआई वैल्यू कुछ आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर गिवन नहीं है तभी आप सॉल्व कर सकेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, लाइसिन के ऊपर pH 7 पर न्यूट्रल चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करा रहे हैं वो pH 3 पर करा रहे हैं। इसका मतलब है हम pH कम कर रहे हैं। ठीक है, pH कम कर रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। क्लियर है? तो लाइसिन के ऊपर pH 3 पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था ना, अगर हम pH 1 से बढ़ाते हैं तो नेगेटिव चार्ज 1 से बढ़ता है या पॉजिटिव चार्ज 1 से घटता है। अगर हम pH घटाएंगे तो सिंपल है ना, हमारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो pH 7 पर लाइसिन पर न्यूट्रल चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। तो pH 3 पर कितना चार्ज होगा? कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। एस्पार्टिक एसिड जो कि एसिडिक अमीनो एसिड है, इसके ऊपर एसिडिक कंडीशन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो pH 3 पर हम ये मान सकते हैं या तो इसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज होगा या स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, या तो नेगेटिव होगा या फिर न्यूट्रल चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज तो नहीं हो सकता ना pH 3 पर। ठीक है, क्योंकि ये वैसे ही एसिडिक अमीनो एसिड है। बात करें हम एलेनिन की, तो एलेनिन के ऊपर भी न्यूट्रल चार्ज होता है pH 7 पर। अगर हम pH कम करेंगे तो इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमसे क्या पूछा हुआ है? इल्यूशन ऑर्डर बताना है हमें। ठीक है, इल्यूशन ऑर्डर की सबसे पहले इल्यूशन किसका होगा? यहाँ पर हमारे केटायन एक्सचेंजर है, केटायन एक्सचेंजर है। इसका मतलब है कि जो रेजिन बीड्स है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो यहाँ पर ये देखिए नेगेटिवली चार्ज्ड एस्पार्टिक एसिड सबसे पहले इल्यूट आउट होगा, इसका सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। तो एस्पार्टिक एसिड सबसे पहले इल्यूट आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल चार्ज वाले या स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज वाले एलेनिन का इल्यूशन होगा एंड देन लाइसिन का इल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसानी से हमने यहाँ पर बता दिया इल्यूशन का ऑर्डर। अगर हमारे को अमीनो एसिड्स के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट करना आता है तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। अ मिक्सचर ऑफ 3 प्रोटीन्स वाज सब्जेक्टेड टू आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूजिंग CM सेलुलोज। ठीक है, हमने CM सेलुलोज को यूज किया एज ए आयन एक्सचेंजर, एज सपोर्टिंग मैट्रिक्स। हमारे ये रेजिन बीड्स हैं। प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ इल्यूशन ऑफ द प्रोटीन्स। The proteins in the mixtures are listed below with isoelectric pH। अब यहाँ पर 3 प्रोटीन्स दे रखे हैं, पेप्सिनोजन, साइटोक्रोम एंड मायोग्लोबिन, एंड इसकी पीआई वैल्यू दे रखी है हमारे को। ठीक है, पीआई वैल्यू पेप्सिनोजन के लिए दे रखी है 1, पीआई वैल्यू साइटोक्रोम के लिए दे रखी है 10.6 एंड पीआई वैल्यू मायोग्लोबिन के लिए दे रखी है 6.8। तो हमारे को बताना है कि कौन से प्रोटीन्स जो है सबसे पहले इल्यूट आउट होंगे। इल्यूशन ऑर्डर हमारे को बताना है और कौन सी क्रोमेटोग्राफी हम परफॉर्म कर रहे हैं। CM सेलुलोज क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रहे हैं। CM सेलुलोज दे दिया आपको, मतलब यहाँ पर आपको ये नहीं दिया कि केटायन एक्सचेंजर है या एनायन एक्सचेंजर है। रेजिन बीड्स के ऊपर हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जो CM सेलुलोज होते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने अपना कॉलम तैयार किया, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? ये केटायन एक्सचेंजर है। ठीक है, केटायन एक्सचेंजर है। और यहाँ पर बच्चों मैं आपको बहुत ही सिंपल सा टिप दे दूं, अगर आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट दे रखा है, पीआई वैल्यू दे रखी है, तो केटायन एक्सचेंजर के लिए आपको याद रखना है जो पीआई वैल्यू होती है उसमें ऑर्डर ऑफ इल्यूशन
आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ आपको 2 की पॉइंट्स याद रखने हैं। सॉरी, ऑर्डर ऑफ इल्यूशन। ऑर्डर ऑफ इल्यूशन। लेस PI2 हाई PI होता है। लेस PI2 हाई PI होता है। इसके लिए कैटायन एक्सचेंजर के लिए दे रखा है आपको CM सेलुलोस, ठीक है। इसलिए मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको कहा था कि अगर आपको PDF चाहिए, आपको रेजिन बीड्स के ऊपर कौन से फंक्शनल ग्रुप अटैच करने पर किस टाइप्स के एक्सचेंजर बनते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपको ये लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रेजिन बीड्स मैंने इससे पहले के वीडियोस में आपको बताए भी हैं, है ना। तो CM सेलुलोस कैटायन एक्सचेंजर के जैसे काम करता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैटायन एक्सचेंजर के केस में मैं आपको बता रही हूँ, ऑर्डर ऑफ इल्यूशन लेस PI से हाई PI प्रोटीन सॉल्यूशंस के लिए होता है, ठीक है। तो आप देखो सबसे कम PI किसका दे रखा है, पेप्सिनोजन का। तो सबसे पहले इल्यूट आउट कौन सा प्रोटीन होगा, पेप्सिनोजन, ये सबसे पहले इल्यूट आउट होगा। इसके बाद में PI देखो किसकी दे रखी है, मायोग्लोबिन, देन मायोग्लोबिन का होगा, ठीक है। इसके बाद में PI किसकी दे रखी है, साइटोक्रोम, तो साइटोक्रोम का होगा। तो बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस को करना अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया है, आपने PI को समझ लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मान लो आपको दे रखा होता कैटायन एक्सचेंजर की बजाय आपको एनायन एक्सचेंजर दे रखा होता, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एनायन एक्सचेंजर के लिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एनायन एक्सचेंजर के लिए आपको ऑर्डर ऑफ इल्यूशन, हाई PI2 लेस PI, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एनायन एक्सचेंजर के लिए ऑर्डर ऑफ इल्यूशन हाई PI2 लेस PI होता है, एंड कैटायन एक्सचेंजर के लिए ऑर्डर ऑफ इल्यूशन लेस PI2 हाई PI होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको। और अगर आपको PI वैल्यू नहीं दे रखी तो आपको PH दे रखी होती है, देन आपको PI वैल्यू, आपको पहले PI वैल्यू कैलकुलेट करनी है। PI वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप जो है PH या तो 1 से बढ़ाइए या PH 1 से घटाइए, उससे आपकी PI वैल्यू आ जाएगी। देन आप आसानी से देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ इल्यूशन क्या होगा, कैटायन के लिए लेस PI2 हाई PI, एंड एनायन एक्सचेंजर के लिए हाई PI2 लेस PI ऑर्डर ऑफ इल्यूशन होता है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह से हम रेजिन बीड्स का सिलेक्शन करते हैं, एंड एम्फोटेरिक प्रोटीन्स के लिए किस तरह से PH इंपॉर्टेंट होती है, उसकी PI वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, तब हम जाके रेजिन बीड्स का सिलेक्शन कर पाते हैं, एंड किस तरह के क्वेश्चंस आपके नेट सेट में बन जाते हैं, उसको आज हमने डिस्कस किया है। आई होप आपके लिए लेक्चर बेनिफिशियल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।